और आज हम क्लास 12th चैप्टर नंबर 2 जो कि है इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के टॉप 20 एमसीक्यूज देखेंगे, जिसकी एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है। इन 20 क्वेश्चंस को सॉल्व करके आपके जो एमसीक्यू पार्ट वाला स्कोर होगा वो डेफिनेटली इंक्रीज होगा। मैंने यहाँ पे एक सीरीज स्टार्ट की हुई है जहाँ पे मैं चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 14 तक के हर चैप्टर के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपको सॉल्व कराऊंगी। और अगर आप ये सीरीज कंटिन्यू देखते हो और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो तो आप 14 इंटू 20 करोगे तो 280 क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लोगे, जिससे कि आप जो 20 एमसीक्यूज अपने सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में आ रहे हैं उस पर अपना स्कोर अच्छा कर सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मेटल इज। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मेटल क्या होता है? वीडियो को पॉज करो, सबसे पहले जो भी क्वेश्चंस है खुद से ट्राई करोगे, फिर आंसर को चेक करोगे। तो मैं बता रही हूँ डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड टू द रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इन डाइइलेक्ट्रिक। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? रेशियो होता है ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन में रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इन डाइइलेक्ट्रिक। तो जो मेटल्स का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रहता है वो हमेशा इनफाइनाइट रहता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, 1 pf इज इक्वल टू। ये तो सीधे रटने वाला क्वेश्चन है यार, ये तो सबका सही जाना चाहिए। ऑप्शन ए 10 टू द पावर 12 फैरेड, ऑप्शन बी 10 टू द पावर 6 फैरेड, ऑप्शन सी 10 टू द पावर -12 फैरेड, ऑप्शन डी 10 टू द पावर 6 फैरेड। So the correct option is C. 1 pf is equal to 10 to the power -12 farad. Question number 3, choose the non-polar molecule. Option A HCN, B CO2, C HCl, D H2O। सबसे पहले अपन यहाँ पे पता होना चाहिए नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है। A molecule in which center of mass of positive charge coincide with the center of mass of negative charge is known as non-polar molecule। तो यहाँ पे non-polar molecule क्या है? CO2। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नॉन पोलर मॉलिक्यूल वो होता है जिसमें सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज कोइंसाइड करता है सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज के। ठीक है, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 4, कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन। जो कैपेसिटी होती है वो कंडक्टर की वो किस किस चीज पे डिपेंड होती है? फर्स्ट साइज ऑफ कंडक्टर, सेकंड थिकनेस ऑफ कंडक्टर, थर्ड मटेरियल ऑफ कंडक्टर, फोर्थ ऑल द एबव। कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? सही लग नहीं रहा है। कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन, क्या सही है? A is the correct option. Capacity of a conductor depends on size of conductor. Question number 5 है the capacitance of a parallel plate capacitor does not depends on। यहाँ पूछ रहा है does not depends on capacitance of a parallel plate capacitor। पहले खुद से सॉल्व करो फिर मैं बताती हूँ। हो गया? मैं बताऊँ? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला सबसे पहले अपन को पता होना चाहिए। C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D। इसका ये फॉर्मूला होता है। E नॉट इज परमिटिविटी, A इज एरिया, D इज डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। अब अपन देखेंगे ऑप्शंस क्या है। शेप ऑफ प्लेट, B इज सेपरेशन बिटवीन देम, साइज ऑफ प्लेट, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स। और यहाँ पूछ रहा है कैपेसिटर किस चीज पे नहीं डिपेंड होता है। तो इस फॉर्मूले से अपन को डायरेक्टली पता चल रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स पे जो कैपेसिटर रहता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का वो डिपेंड नहीं करता है। समझ में आ गया ये चीज। क्वेश्चन नंबर 6, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर बिटवीन द प्लेट्स हैज अ कैपेसिटेंस ऑफ। कैपेसिटेंस अपन को गिवन है 8 pf। व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस? अपन को कैपेसिटेंस यहाँ पे निकालना है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज रिड्यूस्ड बाय हाफ। जो डिस्टेंस है वो रिड्यूस्ड बाय हाफ हो जाता है एंड द स्पेस बिटवीन देम
is filled with a substance of dielectric constant which increases 6 times। पहले ये क्वेश्चंस लेंथी है, इसे पार्ट वाइज अपन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या गिवन है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस, जिसका अपन को फॉर्मूला पता है क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी, और ये अपन को गिवन है कितना है 8 pf, 8 इंटू में 10 टू द पावर -12, ये अभी न्यूमेरिकल में भी आई थी, pf की वैल्यू क्या होती है 10 टू द पावर -12 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी। ये अपना फर्स्ट इक्वेशन हो गया। फिर कह रहा है वही पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस का जो डिस्टेंस होता है वो हाफ कर दिया जाता है, तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, और जो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो 6 टाइम्स हो जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 एप्सिलॉन नॉट A/2 कर देंगे अपन, और यहाँ पे D, सॉरी डिस्टेंस यहाँ पे रिमूव कर रहा है, यहाँ पे मिस्टेक हो गई, यहाँ पे डिस्टेंस रिमूव है, तो एरिया को अपन वैसे ही रखेंगे, ये एरिया, और ये D/2 करेंगे, तो यहाँ पे 2 ऊपर चला जाएगा और D नीचे आ जाएगा। समझ में आ गया, ये हो जाएगा, ठीक है। C की वैल्यू ये आ गई, और यहाँ से अपन को C की वैल्यू ये पता है, ये इक्वेशन सेकंड हो जाएगी। अपन क्या करेंगे, फर्स्ट इज इक्वल टू सेकेंड जब अपन कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 8 इंटू में 10 टू द पावर -12 इज 8 इंटू 10 टू द पावर -12, ये एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी की वैल्यू है, ठीक है। ये इसकी वैल्यू ये पुट कर दी, 6 2 जा 12 हो जाएगा, इंटू में अपन 12 कर लेंगे, इज इक्वल टू सी की वैल्यू आ जाएगी, 8 2 जा 16, 8 1 जा 8, 96 इंटू में 10 टू द पावर -12 इज इक्वल टू सी। -12 को अपन 96 पीएफ भी लिख सकते हैं, 96 पीएफ आ गया अपना, ये ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। समझ में आ गया ये क्वेश्चन। सबसे पहले अपन को पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला पता है, उसको इक्वेशन फर्स्ट पे अप्लाई करेंगे क्योंकि अपन को सी की वैल्यू गिवन है, बाकी सब वैसे ही रहने देंगे। सेकेंड टाइम पे कंडीशन दे रहा है कि जो डिस्टेंस है वो हाफ हो जाएगा, तो यहाँ पे नीचे अपॉन पे D/2 करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, D नीचे आ जाएगा, और फिर जो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वो कह रहा है 6 टाइम्स हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को इक्वल पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, 96 इंटू 10 टू द पावर -12। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन नंबर 7, द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ डाइलेक्ट्रिक decreases when it is placed in an external electric field. This happens due to options given है, A electrostatic repulsion between atom, option B है electrostatic attraction between atom, option C है electrostatic shielding and D polarization। वीडियो को पॉज करो, अच्छे से पहले क्वेश्चंस के ऑप्शंस को देखो, क्वेश्चन को देखो, और फिर क्वेश्चन करो, फिर इसके बाद आंसर देखना, ठीक है। मैं आंसर बताऊंगा, सब लोगों ने वीडियो को पॉज किया, सॉल्व किया, सॉल्व तो इसमें कुछ करना नहीं है वैसे। तो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इनसाइड डाइलेक्ट्रिक जो है वो डिक्रीज हो रही है जब वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस हो रहा है। तो इसका ऑप्शन अपन को क्लियरली दिख रहा है कि ऑप्शन ए भी नहीं हो सकता, बी भी नहीं हो सकता, सी भी नहीं हो सकता, डी होगा पोलराइजेशन। पोलराइजेशन क्या होता है, पोलराइजेशन कैन बी डिफाइंड एज द डायपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। पोलराइजेशन क्या होता है, डायपोल मूवमेंट अपॉन में वॉल्यूम, ठीक है। समझ में आ गई क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज्ड फ्रॉम अ बैटरी। क्या है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसे अपन ने बैटरी से चार्ज किया है, एंड देन आइसोलेटेड फ्रॉम इट। चार्ज करने के बाद अपन ने उसको बैटरी से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को निकाल लिया है। व्हाट विल हैपन इफ द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर इज इंक्रीज्ड। ऑप्शन गिवन है ए, बी, सी एंड डी। किसकी बात कर रहा है, पहले तो पॉज करो, ऑप्शंस पढ़ो और पहले क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो। किया ट्राई सब लोगों ने,
बताऊँ मैं इसका आंसर? देखो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात कर रहा है, सबसे पहले अपन को उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कैपेसिटेंस का फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में बी होता है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, सेपरेशन जो है वो इंक्रीज किया है। यहाँ से अपन देख रहे हैं कि अगर डी अपन इंक्रीज करेंगे तो जो सी होगा वो डिक्रीज होगा, तो ऑप्शन डी तो पहले ही एलिमिनेट हो गया। द कैपेसिटेंस ऑफ प्लेट विल इंक्रीज, ये गलत लिखा है क्योंकि जो कैपेसिटेंस होगा वो डिक्रीज होगा। फिर इस फॉर्मूले में अपन देख रहे हैं कि यहाँ पे कहीं भी पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रखी है, पोटेंशियल डिफरेंस की किसी पे बात नहीं की। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट विल नॉट चेंज, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट विल डिक्रीज, ये भी ऑप्शंस नहीं हो सकते। पोटेंशियल डिफरेंस की इस फॉर्मूले में बात ही नहीं हो रही है। फिर क्या दिया है, द फील्ड इन, लास्ट तो यही बच रहा है, द फील्ड इन द रीजन इन बिटवीन द प्लेट्स विल नॉट चेंज, क्योंकि यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट जो है वो कुछ भी इस पे अपन डी को इंक्रीज कर रहे हैं डिक्रीज कर रहे हैं, इस पे एप्सिलॉन नॉट को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसीलिए जो फील्ड होगी प्लेट्स के, द फील्ड इन द रीजन इन बिटवीन द प्लेट्स विल नॉट चेंज, जो फील्ड होगी प्लेट्स के बीच में वो चेंज नहीं होगी। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, इंक्रीजिंग द चार्ज ऑन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर मीन्स, क्या अपन इस पे इंक्रीज कर रहे हैं चार्ज। ऑप्शंस क्या आगे बने, इंक्रीजिंग द कैपेसिटेंस, बी इंक्रीजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस, सी बोथ ए एंड बी, डी नॉन ऑफ द अबव। पहले इस क्वेश्चन को ट्राई करो, ऑप्शन सिलेक्ट करो, फिर उसके बाद ऑप्शन देखना, ठीक है। मैं बता रही हूँ, बताऊँ, बताने जा रही हूँ। इंक्रीजिंग द चार्ज, चार्ज की बात हो रही है। चार्ज का क्या फॉर्मूला होता है अपन को पता है, Q इज इक्वल टू सी वी, पढ़ा है अपन ने, Q इज इक्वल टू सी वी। अब जब यहाँ पे चार्ज को अपन इंक्रीज कर रहे हैं तो कैपेसिटेंस भी इंक्रीज, अगर Q इंक्रीज हो रहा है तो कैपेसिटेंस भी इंक्रीज होगा और V पोटेंशियल डिफरेंस भी इंक्रीज होगा। तो सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, सॉरी C1, बोथ ए एंड बी, कैपेसिटेंस भी इंक्रीज होगा और पोटेंशियल डिफरेंस भी। जब अपन चार्ज को इंक्रीज करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस भी इंक्रीज होगा और कैपेसिटेंस भी इंक्रीज होगा। अभी तक अपन ने 9 क्वेश्चन सॉल्व किया और ये हमने देखा है कि हर क्वेश्चन पे अगर अपन को फॉर्मूला, कुछ फॉर्मूले याद हैं तो वो क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो रहे हैं। डायरेक्ट अपन को पता चल रहा है, फॉर्मूला पता है, Q इंक्रीज करें सी भी दोनों इंक्रीज होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। सो क्या सीख मिल रही है यहाँ से कि हर चैप्टर के फॉर्मूला लिस्ट बनाओ, उसे अच्छे से याद करो, क्योंकि फॉर्मूले अगर याद हैं तो अपने या तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस रहें या तो 1 मार्क्स क्वेश्चन रहे, बहुत इजीली अपना सॉल्व हो जाएगा और अपन एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स इजीली स्कोर कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर with air between the plates, each plate has an area of 6 into 10 to the power minus 3 meter square and the distance between the plate is 3 millimeter. Calculate the capacitance of capacitor. Option A 1.77 into 10 to the power minus 9 coulomb. Option B 1.77 into 10 to the power minus 8 coulomb. Option C 1.77 into 10 to the power minus 9 कूलम एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ द एबव। वैसे जब ये नॉन ऑफ द एबव मुझे दिखता था तो मैं पेपर में बहुत ज़्यादा खुश हो जाती थी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में ये ऑप्शन नहीं रहता है, बट अपन ऐसा कंसीडर नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। बट मेरे दिमाग में वो आता था कि यार 3 ही ऑप्शन में से अब मुझे करेक्ट ऑप्शन फाइंड करना है। तो चलो ये क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को ट्राई करो। आ गया आंसर आप लोगों का? मैं बताने जा रही हूँ इस क्वेश्चन को। पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस की बात हुई है तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है E0 अपॉन में डी अपॉन में ए अपॉन में डी। 10 बार से यही वाला फॉर्मूला बता रही हूँ, याद हो गया होगा अब तक सबको। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अपन को पता है क्या होती है, 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। बाहर कुछ कुत्ते भौंक रहे हैं, तुम लोग मत भौंकना स्टार्ट करना कि अब कमेंट करने लगोगे, आपके बैकग्राउंड साउंड बहुत ज़्यादा गंदा आ रहा है यार, इसको इग्नोर करो, क्वेश्चन करने में दिमाग लगाओ। ए अपन को एरिया गिवन है ना, एरिया कहाँ गया, एरिया ये 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 गिवन है।
और डी डिस्टेंस भी अपन को गिवन है 3 इंटू 10 टू द पावर यहाँ पे -3 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे mm पे दिया हुआ है। ये -3 कैंसिल हो गया, 3 1 सा और ये 2 सा आ गया। 8.85 इंटू में 2, 5 2 सा 10, 8 2 सा 16 17, 8 2 सा 16 और 1 7, ये पॉइंट आ जाए 117.70 इंटू 10 टू द पावर -12। आंसर आया इतना। अब यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि डेसिमल तो वन के जस्ट बाद में तो अपन भी कर लेंगे, ये डेसिमल को यहाँ पे लाएंगे तो 1.77 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम आ जाएगा, है ना। यहाँ से 2 प्लेस से डेसिमल हटा लिया और यहाँ पे वो कर लेंगे तो 1.77 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम। विच ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। डायरेक्ट फॉर्मूला पे पुट करना है और अपन को आंसर मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, पोलराइजेशन इज द, ये तो यार ये हलवा क्वेश्चन है, मैंने इससे पहले ये वाला क्वेश्चन बताया भी था। यहाँ पे डी ऑप्शन करके पोलराइजेशन आंसर था और मैंने उसकी पूरी डिफाइन बताई थी। और अब ये क्वेश्चन आपने गलत किया तो हाथ अभी ऐसे बाहर आएगा कैमरे से और आपकी डिजिटल पिटाई हो जाएगी, ये बात ध्यान रखना। ये क्वेश्चन अगर किसी ने गलत किया तो सोच लेना। ऑप्शन ए डायपोल मूवमेंट पर यूनिट सरफेस एरिया, ऑप्शन बी डायपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, सी चार्ज डेंसिटी पर यूनिट सरफेस एरिया, डी चार्ज डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम। मुझे लगता है ये क्वेश्चन तो बताना भी नहीं चाहिए, ऑप्शन बी करेक्ट है, डायपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। और जिसका भी ये क्वेश्चन गलत हो सबसे पहले अपने आप को एक ऐसे करके चाटा पलट मारेगा, चांटे मार लो, तभी ये मिस्टेक्स करेक्ट होंगी आप लोगों की, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता रखा था ये क्वेश्चन। पोलराइजेशन इज द डायपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। डिफाइन भी आ सकती है, हाफ मार्क्स में ही पूछेगा डिफाइन, इससे ज़्यादा में नहीं पूछेगा लेकिन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, एन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड causes atom or molecules in a dielectric to become, ऑप्शन ए small electric poles, ऑप्शन बी small electric dipole, ऑप्शन सी फ्री चार्ज कैरियर्स, ऑप्शन डी बाउंडेड चार्ज। वीडियो को पॉज कर लो, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ो, रीड करो, फिर आंसर देना, ठीक है। मैं समझाऊँ, अब मैं बता रही हूँ। देखो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, जब अपन इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो अपन ने ये देखा था कि वो छोटे छोटे से डायपोल की तरह ट्रेवल करने लग जाते हैं जिसपे चार्जेस होते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा? होल्स की तरह वो नहीं करते, स्मॉल इलेक्ट्रिक डायपोल की तरह वो चलने लगते हैं। जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में अपन इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो वो जो अंदर के एटम्स या मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो स्मॉल इलेक्ट्रिक डायपोल की तरह ट्रेवल करने लग जाते हैं। So option B is the correct one. Okay. Question number 13. If Q is equals to 10 to the power -4 coulomb, then the 100 volt equipotential surface is drawn at a distance of. क्या पूछ रहा है? इक्विपोटेंशियल सरफेस अपन को दे रहा है तो अपन को फॉर्मूला पता होता है कि पहले तो सॉल्व करो तुम लोग, फिर मैं बताती हूँ। ट्राई करो, 4 ऑप्शन दिए, कौन सा करेक्ट आ रहा है तुम लोग का? आ गया आंसर? अब मैं सॉल्व करती हूँ। V इज इक्वल्स टू KQ अपॉन में R। इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक चैप्टर में अपन ने यही पढ़ा है, KQ अपॉन में R। K की वैल्यू अपन को पता है, इसमें R अपन को फाइंड करना है तो R इस साइड ले जाते हैं, यहाँ पे ट्रांसफर किया, KQ अपॉन में V आ जाएगा। R इज इक्वल्स टू K की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 अपन को पता होती है, Q की वैल्यू इसमें दे रखी है 10 टू द पावर -4, फिर V की वैल्यू 100 गिवन है अपन को, तो क्या हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 5 हो जाएगा अपॉन में 100, 9 इंटू 10 टू द पावर 5, 2 जीरो ऊपर जाएंगे माइनस में आ जाएगा ये 9 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर। दिस इज द आंसर, ठीक है। ऑप्शन सॉरी ये सेंटीमीटर पे भी आएगा, ये सेंटीमीटर में आएगा, और जब अपन इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 9 इंटू 10 जो कि हो जाएगा 90 मीटर। मीटर में आंसर गिवन है वहाँ पे क्योंकि, ठीक है। तो ऑप्शन
सी इज द करेक्ट वन। ठीक है, समझ में आ गया। V इज इक्वल टू KT अपॉन में अपन डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 14, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज। ऑप्शन ए है पैरेलल टू द सरफेस, ऑप्शन बी है नॉर्मल टू द सरफेस, ऑप्शन सी एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री टू द सरफेस, ऑप्शन डी एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द सरफेस। ये भी एकदम हलवा क्वेश्चन है, जिसका भी ये क्वेश्चन गलत हुआ उसकी फिर से डिजिटल पिटाई होगी, ये याद रखना। क्या ऑप्शन होगा? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस। जिसने भी थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ी है उसको फट्टे से आंसर लिखा हुआ होगा दिमाग में। क्या होगा? जो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमेशा रहती है वो परपेंडिकुलर रहती है, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, नॉर्मल टू द सरफेस। क्लियर है? ये एकदम थ्योरी का क्वेश्चन था, डायरेक्ट क्वेश्चन है। अगर ऐसा हर क्वेश्चन आने लगे तब तो 20 पे 20 स्कोर कर ले जाना एमसीक्यू में, बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, अ मेटल स्फीयर कैरीज अ चार्ज ऑफ 5 × 10⁻⁻8 कूलम and is at a potential of 200 volt relative to the potential far away. The potential at the center of the sphere is option A -100 volt, option B 200 volt, option C 2 × 10⁻⁻6 volt, option D 0। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। थोड़ा सा थ्योरी को याद करने की कोशिश करो, अपने आप बन जाएगा। देखो क्या कह रहा है, पोटेंशियल। अपन से सबसे पहले देखो पूछ क्या रहा है, पोटेंशियल पूछ रहा है। और अपन को पता है कि जो कोई भी एक सरफेस होता है उस पर जो पोटेंशियल यहाँ होता है वही पोटेंशियल उसके सेंटर पे होता है। तो यहाँ पे कोई भी चीजें दे रहे, या तो उसका चार्ज देते, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, चार्ज से भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये देखना है कि उसके सरफेस पे कितना पोटेंशियल है, वो अपन को गिवन है। पोटेंशियल कितना है? 200 वोल्ट। तो उसके सेंटर ऑफ स्फीयर पे कितना पोटेंशियल रहेगा? इजी है, 200 वोल्ट। कुछ करना ही नहीं था। काफी बार क्वेश्चन अपन को फंसाने की कोशिश करता है, उसमें एक्स्ट्रा चीजें भी इंक्लूड कर देता है, बट अपन को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट से माइंड यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये नहीं देखना कि इतनी सारी चीजें दे रखी तो इसका अपन को यूज करना है। इजी क्वेश्चन था, सरफेस पे पोटेंशियल दे रखा है, सेंटर पे पूछ रहा है। जो अपन को पता है कि जो पोटेंशियल सरफेस पे होता है वही उसके सेंटर पे होता है। सो 200 वोल्ट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 16, शेप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस फॉर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस इज। बताया था ना अभी इक्विपोटेंशियल सरफेस का कॉन्सेप्ट, वही कॉन्सेप्ट यूज करना है, बता चुके हैं। और जिसने आप ये क्वेश्चन गलत किया तो सोच लेना डिजिटल पिटाई जरूर होगी। ये क्वेश्चन गलत किसी का भी नहीं होना चाहिए। शेप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस इज ऑप्शन ए प्लेन अलोंग एक्स वाई डायरेक्शन, ऑप्शन बी प्लेन अलोंग एक्स जेड डायरेक्शन, सी कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल, डी प्लेन नॉर्मल टू द फील्ड। पता है यार, पर नॉर्मल होता है ना इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पे, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो सीधा नॉर्मल होती है। वो किसी भी डायरेक्शन में रहे, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में वो परपेंडिकुलर होगी प्लेन के। ठीक है, समझ में आ गया। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर क्वेश्चन नंबर 17 की मैंने फॉर एनी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन इक्विपोटेंशियल सरफेस, फिर से वही कॉन्सेप्ट, फॉर एनी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन इक्विपोटेंशियल सरफेस थ्रू अ पॉइंट इज डैश टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। अभी जस्ट बताया, ऑप्शन ए है पैरेलल, ऑप्शन बी है परपेंडिकुलर, ऑप्शन सी है एट 45 डिग्री, ऑप्शन डी है एंटी पैरेलल। सो बिना किसी सोच विचार के ऑप्शन बी पे इस पे करेक्ट करेंगे, टिक करेंगे। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन विच इज परपेंडिकुलर। मैं बार बार वही कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस को इसलिए रिवाइज करा रही हूँ कि जो पहले आपके क्वेश्चन गलत हुए हों, या तो आपको ना पता रहा हो कि ये प्लेन के नॉर्मल होता है, परपेंडिकुलर होता है, तो बार बार उसी तरह के क्वेश्चंस आप रिवाइज करोगे तो धीरे धीरे आपको वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। और क्वेश्चन जब एग्जाम में यही सारे कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आएंगे तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, अ हॉलो मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, रेडियस कितना गिवन है 5 सेंटीमीटर, इज चार्ज्ड सच दैट द पोटेंशियल ऑन इट्स सरफेस इज 10 वोल्ट। द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज, अभी जस्ट कुछ देर पहले ये सेम ऐसा ही क्वेश्चन सॉल्व किया था, गलत नहीं करना। देखो बताया था ना, जो पोटेंशियल सरफेस पे रहता है वही पोटेंशियल सेंटर पे रहता है, तो यहाँ पे सरफेस पे कितना है 10 वोल्ट, तो सेंटर पे कितना होगा 10 वोल्ट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 19 है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डैश क्वांटिटी। ऑप्शन ए स्केलर एंड डायमेंशनलेस, ऑप्शन बी वेक्टर एंड डायमेंशनलेस, ऑप्शन सी स्केलर विथ डायमेंशन, ऑप्शन डी वेक्टर विथ डायमेंशन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये तो थोड़ा सा थ्योरी वाला पार्ट है, अपन को पता है कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो एक स्केलर क्वांटिटी है और उसकी डायमेंशंस भी होती हैं। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी विथ डायरेक्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ये दो स्टेटमेंट गिवन है, अपन को इसमें से बताना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गिवन है, नो वर्क इज डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। सेकंड गिवन है, टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। और फिर ऑप्शन है फर्स्ट इज करेक्ट, ऑप्शन बी है सेकंड इज करेक्ट, ऑप्शन सी है बोथ आर करेक्ट, ऑप्शन डी है बोथ आर फॉल्स। तो अपन को थ्योरी पार्ट से ये चीज़ पता है कि नो वर्क इज डन इन मूविंग अ टेस्ट इन इक्विपोटेंशियल सरफेस को, जब इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अपन जब टेस्ट चार्ज को मूव करते हैं तो उस पर कोई भी वर्क नहीं लगता। और अपन को ये भी चीज़ पता है कि टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर, ये गलत लिखा हुआ है। टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, जो दो इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, स्टेटमेंट फर्स्ट इज द करेक्ट। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट इज ट्रू which is no work is done in moving a test charge over an equipotential surface। तो हम लोगों ने 20 क्वेश्चन सॉल्व किए। आपका जो भी स्कोर रहा आप इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ। और मुझे लगता है मेरे इन वीडियोस लेक्चर से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। जो भी इस छोटे छोटे पॉइंट्स आप चैप्टर को पढ़ते टाइम मिस कर गए होंगे, तो मैंने उनको कवर करने की कोशिश की है। एमसीक्यूज़ को सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 20 मार्क्स के सीबीएसई के एग्जामिनेशन में ये आ रहा है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ज़रा सा भी ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल सुप्रिया तांबकार को सब्सक्राइब करो एंड डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। और यार जीवन में एक चीज़ याद रखना, कोई भी परिस्थितियाँ आ जाएँ, कैसी भी अपनी हालत हो जाए, कितना भी अपन को लग रहा है अभी अपन क्लास 12th में है, अपन कंटिन्यूसली हार्डवर्क कर रहे हैं, बट अपन को उसका रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, उसका रिजल्ट नहीं दिख रहा, बट फोकस्ड रहो, पढ़ाई करते रहो। जिस दिन रिजल्ट आएगा आपके चेहरे पे बहुत ज़्यादा स्माइल होगी और आप सबका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। देख लेना, आप जितनी भी मेहनत कर रहे हो सबका एक दिन पे ऑफ होगा। तो मेहनत करने से मत डरो। और एक चीज़ जीवन में याद रखो, कैसी भी परिस्थितियाँ हों, कितनी भी बड़ी मुश्किल आ जाए, मुस्कुराना मत भूलना, स्माइल करते रहना। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।